ओके, तो सुपरवाइजर लेवल जो हम लोगों ने हिट करना होता है, एज यू ऑल नो 25 सीसीज का हमें बिजनेस करना होता है। बट एक चीज जिसमें बहुत सारे पर्सन कंफ्यूज होते हैं वो ये चीज होती है, जो कि मुझे टीम से भी अक्सर सुनने को मिलती है। मोस्ट पर्सन को ये चीज क्लियर नहीं होती कि 25 सीसीज का बिजनेस हमने कंसेक्टिव 2 मंथ्स में करना होता है। ठीक है, कंसेक्टिव 2 मंथ्स में अगर आप 25 सीसीज का बिजनेस करोगे तभी आपका लेवल इंक्रीज करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अपना इस मंथ में 4 सीसी का बिजनेस किया एंड देन उसके बाद आप क्या कर रहे हो कि 2-3 महीने आपने कुछ किया ही नहीं, मतलब टोटली इनएक्टिव हो गए हो, कहीं पे बिजी हो गए हो एंड आपको पता ही नहीं है कि अपनी टीम को लीड करना है या कुछ भी, आप सुपर इनएक्टिव हो गए हो एंड देन उसके बाद 3 महीने बाद आप आते हो एंड 2 सीसी का बिजनेस करते हो या 6 सीसी डालते हो, देन उसके बाद फिर 1 महीना गायब। तो ऐसे नहीं होता है, आपको 2 कंसेक्टिव मंथ्स में अपना 25 सीसी कंप्लीट करना है। अगर ऐसे ही हर पर्सन अपना 25 सीसी पूरा करना शुरू कर दे कि साल में जब मर्जी काम कर लिया देन छोड़ दिया, फिर तो हर पर्सन यहाँ पे 1 साल बाद नहीं तो 2 साल नहीं तो 3 साल बाद तो सुपरवाइजर बन ही जाएगा, सुपरवाइजर क्या मैनेजर भी बन जाएगा, फिर 120 सीसी तक तो वो पहुंच ही जाएगा ना कभी जिंदगी में 10 साल तक भी। तो कंपनी कभी भी ऐसे आपको वर्किंग नहीं करने देती, कंपनी का भी प्रॉपर एक टारगेट है, आपको उसके ऊपर चलना है, तभी आप यहाँ पे लेवल्स क्वालिफाई करोगे, तभी आपको पैसिव इनकम आएगी और आप मैनेजर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, 2 कंसेक्टिव मंथ्स इज रियली इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मोस्टली पर्सन को क्लियर होगी ये चीज। ठीक है, अब प्रोसीड करते हैं फर्दर। हाँ, थोड़ा सा और मैं बता देती हूँ, सुपरवाइजर पे एक ये होता है कि आपको पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, बट पैसिव इनकम कितनी होती है वो भी चीज क्लियर कर देती हूँ। अगर आप एएस हो तो आपका पर पर्सन 18,000 का चेक बन रहा है ना, तो सुपरवाइजर पे आपका चेक जो होता है वो आपका रेफरेंस जो होता है वो हो जाता है ऑलमोस्ट 33%। ठीक है, 33% मतलब आपका चेक जो बनता है वो 23 to 24,000 रुपीज का बनता है। सिमिलरली एएम बनोगे तो आपका और इंक्रीज करेगा, 26 to 77 चला जाता है एंड देन अगर आप मैनेजर हो तो आपका 30,000 का चेक बनता है पर पर्सन की ज्वाइनिंग पे। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी जो मैंने क्लियर कर दी, जो कि मोस्टली यहाँ पे पता होंगी, आप सभी ने मार्केटिंग प्लान देखा हुआ है। अब यहाँ पे एक छोटी सी जनरल सी चीज मैंने मेंशन की है कि सुपरवाइजर बनना है तो ऑब्वियसली हमें पर्सन को रिक्रूट करना होता है, तभी तो हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी होती है? स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नीड होती है कि वो कोई इनकम जनरेट कर ले साथ में, तो बेस्ट ही हो जाएगा। देन जॉब होल्डर्स होते हैं जो कि अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होते, तो वो आपके फॉर्म्स फिल करते हैं। तो आप उनको क्लियर करो जॉब वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस क्या होता है, ये चीजें आप उनको क्लियर करो। एंड देन हाउस वाइफ्स होती हैं जो कि बाहर नहीं जा सकती हैं लेकिन वो काम करना चाह रही होती हैं, तो आप उनको बताओ कि यहाँ पे भी वो 2 से 3 घंटे लगा के या 1 से 2 घंटा भी काम करके अर्निंग कर सकती हैं। और बहुत सारी यहाँ पे हमारे साथ हाउस वाइफ्स वर्किंग कर रही हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। आप उनकी एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो, उनसे पर्सनली कॉन्टेक्ट भी करवा सकते हो। जॉबलेस पीपल मोस्टली जो हमारा टारगेट है, ऑब्वियसली वही पर्सन आपके पास आएगा ना जिसके पास कोई इनकम है ही नहीं, कोई सोर्स ही नहीं है। तो आपने उसको तो डिटेल में गाइड करना है, जितनी जी जान लगा सकते हो वहां पे अपने लगाओ, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करो एंड देन उसको बताओ कि उसने क्यों इसको ज्वाइन करना है। एंड अगर बिजनेस वाला पर्सन आ जाता है तो उसके पास तो नेटवर्क भी है, उसको ये चीज क्लियर करो कि भी आपके पास नेटवर्क तो है, बट अगर आप उससे अपनी इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं तो आपका नेटवर्क किसी फायदे का नहीं है। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ठीक है, हजारों क्या लाखों एग्जाम्पल्स हमारे सामने जिन्होंने क्या किया, अपने नेटवर्क को यूज करके रातों रात अच्छे खासे करोड़ों का बिजनेस किया हुआ। जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं आप उनके एग्जांपल्स दे सकते हो कि उनके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं। ठीक है, अगर आज मान लो कि सलमान खान आज अपनी कोई परफ्यूम लॉन्च कर देता है, ठीक है, अब उसकी नेटवर्थ कितनी ज्यादा होगी आप अंदाजा लगा सकते, मिलियंस में तो उसके फॉलोअर्स हैं। तो मिलियंस में से कितने लोग, ज्यादा ना भी सही, कोई 1-2 लाख लोग तो आराम से जाके उसकी वो परफ्यूम को बाय करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि सलमान खान ने अपना नाम पहले बनाया हुआ है, तो ऑडियंस उसकी जो होगी, फैन फॉलोइंग जो उनकी होगी, वो जाके उसको लेना चाहेगी क्रेज में। ठीक है, इतने क्रेजी तो होते हैं फैंस आजकल के, तो वो क्या करेंगे, उनका कितना फायदा वहां से जा रहा है। तो आपका नेटवर्क आपकी नेटवर्थ होता है, ये चीज उनको क्लियर करो कि नेट आपके पास इतने सारे लोग हैं, उनको आप इजिली इस प्लान के साथ अपने क्या नाम अपने नेटवर्क में ला सकते हो। ठीक है, ओके, अब मेन टारगेट पे चलते हैं जो कि आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज सुपरवाइजर प्लानिंग। तो सुपरवाइजर की प्लानिंग के लिए हमने क्या करना होता है, ऑब्वियसली जब तक आप प्लान नहीं ना करोगे कि आपने अपने टारगेट तक पहुंचना कैसे है, आप कभी भी सुपरवाइजर नहीं बन सकते। सबसे पहले तो अपने जहन में सुपरवाइजर बनना पड़ेगा आपको, आपको अपने माइंड में ये चीज रखनी पड़ेगी दैट आई कैन क्वालिफाई माई लेवल। आप माइंड में रखो कि मैं सुपरवाइजर बन चुकी हूँ या सुपरवाइजर मेरा क्वालिफाई हो चुका है। ठीक है, जब आप मेंटली ये प्रिपेयर हो जाओगे तो आप ऑटोमेटिकली उस चीज को क्या करना शुरू कर दोगे, अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे।
आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा उस लेवल को अचीव कर पाना इस मंथ में ना से अगले महीने में। तो आई बेट यू कि आप अपना लेवल क्वालिफाई कर जाओगे, किसी भी हाल में कर जाओगे, क्योंकि आपका फोकस इतना ज्यादा उस पर होगा, आप दिन रात उसी के बारे में सोच रहे हो। तो ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत मैटर करता है, जिस चीज के बारे में आप सोचते हो वो चीज ऑटोमेटिकली आपके पास आती है। अब हमारे पास मैप जब तक नहीं होता है ना, हम अपनी मंजिल पे पहुंच नहीं सकते। सिमिलरली अब यही प्लानिंग हमने यहाँ पे फॉलो करनी है कि सुपरवाइजर बनना है 25 से, उसको हम एक मंथ में नो डाउट आप कर सकते हो। 25 से का बिजनेस 13% एक मंथ में आप ला सकते हो, कोई मुश्किल चीज नहीं, पॉसिबल है। बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्ड भी तोड़ा है। बट अगर एक मंथ में 13% नहीं आ सकते तो आप उसको डिवाइड कर लो। ठीक है, आप उसको डिवाइड कर लो कि इस मंथ में मैं क्या करूं, 10 cc का बिजनेस कर लूं एंड बाकी जो बच जाता है वो अगले महीने कर लूं। ठीक है, या इस मंथ में मैं क्या करूं, हाफ बिजनेस इस मंथ में एंड हाफ बिजनेस मैं नेक्स्ट मंथ में कर लूंगा, तो मेरा सुपरवाइजर हिट हो जाएगा। आपको पहले ये प्लानिंग करनी है। अब उसके लिए सिंपल क्या है, एक बहुत मजे की लाइन मैंने पढ़ी थी कहीं पे, 10 प्रोस्पेक्ट्स अ डे कीप्स द पॉवर्टी अवे। क्या बोला मैंने, 10 प्रोस्पेक्ट्स अ डे कीप्स द पॉवर्टी अवे। अगर आप दिन में 10 लोगों को प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, रिक्रूट कर रहे हो, तो आप पूरी जिंदगी गरीब तो बिल्कुल नहीं रहने वाले, भूखे तो बिल्कुल नहीं मरने वाले। आपके पास इनकम आएगी ही आएगी, ये चीज की तो गारंटी है। ठीक है, तो 10 के लिहाज से मैंने यहाँ नहीं लिखी, मैंने यहाँ पे थोड़े मिनिमम करके लिखी, क्योंकि न्यू पर्सन भी हैं तो उनके लिए वो चीज थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। सिंपल सी बात है, हमारे पास मंथ में होते हैं 30 डेज। ठीक है, 30 डेज हैं डेली के। अगर सिर्फ 5 लोगों को भी आप रिक्रूट करते हो ना, सिर्फ 5 लोग, 5 लोगों से बात करते टाइम आपको ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लग जाएगा बस। 1 घंटा मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। 5 मिनट की प्रोस्पेक्टिंग होती है, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 25 ना सही मान लो 60 मिनट्स लगे, 1 घंटा लग गया। दिन का 1 घंटा तो आप निकाल सकते हो ना कि आप प्रोस्पेक्टिंग कर लो। तो डेली सिर्फ 5 लोगों से भी आप कांटेक्ट करते हो तो मंथ के इजीली आप 150 पर्सन को क्या कर रहे हो, रिक्रूट कर रहे हो, बहुत स्मूथली। बहुत सिंपल है ये। आपने 150 लोगों को रिक्रूट कर लिया, लेकिन अगर वैसे आपको कोई बोल दे 150 लोगों से आपने कांटेक्ट करना, एकदम से हम होते हैं कि यार 150 लोगों से कांटेक्ट कैसे करेंगे, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप उसको प्लानिंग के साथ करोगे तो वो चीज बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं लगेगी। ठीक है, तो 5 पर्सन को जब आप रिक्रूट करते हो ना, तो आपने उनके ऊपर अपनी जी जान लगा देनी है। ठीक है, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट नंबर गेम। आपको यहाँ पे नंबर्स पे काम करना पड़ता है। आप यहाँ पे स्किल्स की बेस पे भी ग्रो करते हो, बट नंबर रेशो भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। 5 को कॉल करोगे, 5 के 5 आपके साथ डे 1 को अटेंड नहीं करने वाले। चलो मान लो अगर 5 ने अटेंड कर भी लिया तो आगे 5 के 5 आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। लॉ ऑफ एवरेज यहाँ पे निकल के आपके सामने आएगा। ये चीज सबको पता है, यहाँ पे सभी पर्सन काम करते हैं, सबको पता है कि लॉ ऑफ एवरेज यहाँ पे आएगा। 5 को रिक्रूट करोगे, उसमें से कोई 3 अगर ज्वाइन करते हैं ना, तो उसमें से क्या होगा कि 2 आगे आपको रिस्पॉन्स बैक देने वाले हैं, मतलब ग्रुप में ज्वाइनिंग करवाने वाले हैं। ठीक है, 5 में से कोई 2 लोग ऐसे होंगे जो कि आपके साथ ज्वाइनिंग करवाएंगे बिगिनर्स के ग्रुप के अंदर। ओके, बट अगर इन केस चलो वो बाद में बताती हूँ, पहले ये सिंपल वाली बता देती हूँ। जो इन केस वाली आते हैं वो इसके बाद डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 5 में से क्या हुआ, 2 लोगों ने क्या किया, आपके साथ ग्रुप को ज्वाइन किया, बिगनर्स की ट्रेनिंग में आपके साथ आए। अब हम मंथ को ना कन्वर्ट कर लेते हैं 3 पोर्शंस के अंदर। ठीक है, 1 से लेके 10 तक, 11 से लेके 20 तक एंड 21 से लेके 30 तक। 10 डेज आ गए हमारे पास। तो आपने खुद को टारगेट देना है कि 1 नवंबर से लेके, कोई भी मंथ है, 1 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक मैंने क्या करना है, डेली 5 लोगों को कांटेक्ट करना है। तो 5 को मल्टीप्लाई करो, अब 10 के साथ कितने बनते हैं, 50 पर्सन हमारे पास यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, 50 लोगों को आपने कॉल किया। अब डेली क्या 5 लोगों को कांटेक्ट करो, उसमें से 2 लोगों की भी अगर आप ज्वाइनिंग करवा रहे हो ना, तो आपके 10 डेज में कितनी ज्वाइनिंग होती हैं, चैट बॉक्स में कोई मुझे बताएगा, ताकि मुझे पता चले आप लोग एक्टिवली सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे। अगर आप सॉरी सॉरी आगे चला गया। अगर आप क्या करते हो, डेली 5 लोगों से कांटेक्ट करते हो, तो क्या होता है, उसमें से 2 पर्सन की अगर आप ज्वाइनिंग निकाल लेते हो, 10 डेज की बात कर रही हूँ, तो 10 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, कितनी ज्वाइनिंग्स आती हैं, मैं 10 की बात कर रही हूँ। 50-50 क्यों लिख रहे हैं सारे, एग्जैक्टली 20 की ज्वाइनिंग्स आती है। मैं फर्स्ट पोर्शन की बात कर रही हूँ, 1 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक 10 दिन बनते हैं।
10 में क्या है कि डेली 5 कांटेक्ट करें, वो तो ओवरऑल 50 लोग, बट 50 के 50 ज्वाइनिंग तो नहीं करने वाले ना, ये चीज तो हमें बहुत अच्छे से पता है। हम डेली की 2 की सिर्फ वर्स्ट रेशो निकाल रही हूँ, 2 लोगों की ज्वाइनिंग अगर होती है तो 20 ज्वाइनिंग्स हमारे पास आती हैं। ठीक है, तो 20 ज्वाइनिंग्स जो आपके पास आएंगी ना, ग्रुप में जो ज्वाइन होंगे, ट्रेनिंग लेंगे, उनमें से 10 लोग होंगे जो कि एक्टिवली आपके साथ सेशन को अटेंड करने वाले। 10 लोग क्या करेंगे, आपके साथ सेशन को अटेंड करेंगे, जिसमें से 5 लोगों को आप क्या करोगे, क्लोज करवा के 2cc तक लेके जाओगे, मतलब 5 लोग आपका 2cc का प्लान देखने वाले हैं। अब यहाँ पे ना आपने थोड़ा पॉजिटिव सोचना है, यहाँ पे हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना कि 5 को कांटेक्ट किया है, 5 को 2cc प्लान दिया है, लगता है इनमें से तो कोई भी नहीं करेगा। अगर आप माइंड को ये इस तरह से बना लोगे ना कि यार मेरी तो किस्मत ही बहुत खराब है, कोई मेरे साथ 2cc डन करता ही नहीं है, तो फिर आप उसी चीज को ही अट्रैक्ट करोगे, आपके साथ बुरा ही होगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी ना थिंकिंग को पॉजिटिव कर लो। आप मार्जिन यहाँ पे रखो कि यार मैंने 5 को क्लोज करवाया तो मैंने इनको बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है, 5 दिन की मैंने ट्रेनिंग दी है, मैक्सिमम 5 दिन की ट्रेनिंग होती है, इससे ज्यादा ना लेके जाया करो। इन्हीं 5 दिन में उनकी वाई क्लियर करो, उनको प्रोडक्ट यूजर बनना बताओ कि भी आपको पहले प्रोडक्ट यूजर बनना है। अगर आपने उनका बिजनेस माइंडसेट डेवलप किया है तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप उनको प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ नहीं बता रहे हो, डायरेक्टली 2cc प्लान दे रहे हो, तो वहां पे आपके मतलब बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि पर्सन 2cc करेगा, क्योंकि आपने कभी उसको जिक्र ही नहीं किया कि कोई प्रोडक्ट नाम की चीज भी है यहाँ पे। तो 2cc एक लिहाज से उसके सर पे पहाड़ की तरह गिरता है, तो वो काम नहीं करना। तो यहाँ पे पॉजिटिव सोचो और वहां पे मार्जिन रखो 3 लोगों का, कि 3 लोग इनमें से क्या करेंगे, मेरे साथ 2cc डन करेंगे। अब जिसमें ज्यादा आपको चांसेस होते हैं ना, जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि ये पर्सन मतलब फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, या फिर उसका माइंडसेट स्ट्रांग है और वो वाकई ही करना चाहता है, उसकी हर चीज क्लियर होगी, उसके साथ कांटेक्ट में रहो, उसके साथ आपने कनेक्शन अपना ब्रेक नहीं करना, उसको अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड रखो, उसको मॉर्निंग गुड नाइट के, गुड मॉर्निंग के मैसेजेस ड्रॉप करो, अपने स्टेटस के ऊपर एक्टिव रहो, वहां पे अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए पोस्टर्स लॉन्च करो, ताकि उसको पता चले कि डेली बेस पे कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं और कितनी स्लॉट्स रह गई हैं। ठीक है, देन वो 3 में से क्या होगा, 2 तो डेफिनेटली आपके साथ 2cc लेवल डन करेंगे। अगर 2 लोग भी आपके साथ 2cc लेवल डन करते हैं ना, तो आपका कितने का बिजनेस होता है, 4cc का बिजनेस होता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी मैंने प्लानिंग बताई थी, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं थी। बट हाँ, यहाँ पे बहुत सारे पर्सन का क्वेश्चन आएगा कि मैम 5 लोगों को अगर हम कॉल करते हैं, तो अगर उनमें से 2 लोगों की ज्वाइनिंग ना हुई, तो जो कि हमारा मेन होता है, तो हर चीज में ले आते हैं हम लोग। तो सिंपल सी बात है, अपने नंबर्स को बढ़ा लो ना, जहाँ 5 को रिक्रूट कर रहे हो, अगले दिन 7 लोगों को रिक्रूट कर लो। 7 को कॉल करोगे ना, तो उसमें से 2 लोग निकल ही आएंगे। चलो 7 में से भी नहीं निकलते तो और नंबर रेशो को बढ़ाओ, 10 को रिक्रूट करो, 10 से काम नहीं चलता 12 को करो, 12 से नहीं चलता 15 को करो। ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल आओ, अपने नंबर रेशो पे काम किया करो आप लोग। लेकिन यहाँ पे टोटली रिवर्स चलता है, अगर 5 से रिजल्ट नहीं आता, हम बजाय 7 करने के हम अगले दिन बिल्कुल 3 लोगों को रिक्रूट कर रहे होते हैं। 3 से रिजल्ट नहीं आता, बजाय ये कि 10 पे जाए, हम क्या कर रहे होते हैं, प्रोस्पेक्टिंग ही छोड़ देते हैं कि यार मेरे से तो ये काम होगा ही नहीं, टोटली नेगेटिव होकर बैठ जाते हैं। तो बैक साइड पे नहीं चलना है, हमने आगे की तरफ चलना है। आप स्टेप ले लिया है, कड़वा घूट ले लिया है, तो आगे भी चलो, कोई चीज मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा सब कुछ, बट टाइम लगेगा। बट कंसिस्टेंसी भी यहाँ पे बहुत मैटर करती है। ठीक है, एक सेकेंड। बहुत मुश्किल है 10 पर्सन को डील करना। देखो ना, अगर आप डेली के 2 पर्सन की ज्वाइनिंग करवा रहे हो, तो आप उनका रिकॉर्ड भी साथ में रखा करो ना। मैंने अपनी टीम को बोला हुआ है कि 2 डायरीज अपने पास लेके रखो, एक के ऊपर लीड्स लिखा करो और एक के ऊपर ये लिखा करो कि इस पर्सन ने आज कौन सा सेशन अटेंड किया, किससे क्या बात हुई, किस पर्सन से थर्ड पार्टी करवाई। ये सारी चीजें जब लिख के रखोगे ना, तो कोई चीज मुश्किल नहीं है। ठीक है, जूम पे ले लो उनको, अगर सेपरेटली कॉल नहीं कर सकते, आप जूम पे लेके उनसे बात कर लिया करो, कोई चीज मुश्किल नहीं होती। और कामयाबी आसानी से तो कभी भी नहीं मिलती ना, फिर मुश्किल तो आएगी। कामयाबी अगर आसानी से मिल जाती तो फिर आज सारे यहाँ पे मैनेजर्स होते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स तो ना होते हम लोग। ठीक है, अब अगर इस मंथ की मैं बात करूं, तो हमारे पास कितने डेज रह गए, 15 डेज रह चुके हैं। ठीक है, कल का दिन मिला के, तो कल का दिन बल्कि निकाल ही दो, हमारे पास 15 डेज रह चुके हैं। तो 4cc की जो प्लानिंग मैंने बताई, 1 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक ऑलमोस्ट यही चलने वाली है। चलिए 20 तक ना, से 10 तक तो ये थी। अब जिसने काम कर लिया तो ओके, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, अगली भी सेम आपकी यही प्लानिंग, बाकी 2 वीक्स के अंदर भी यही जाएगी, 11 से लेके 20 तक। अगर उसमें 4cc का बिजनेस नहीं भी निकलता, 2cc भी अगर आप कर लेते हो, एंड देन सेम प्लानिंग के साथ अगले 10 डेज में भी आप 2cc कर लेते हो, तो आपका मंथ का ऑलमोस्ट 8cc का बिजनेस बनता है।
ठीक है, अगर इस प्लानिंग के ऊपर वाकई ही अच्छे से काम कर लेते तो आपका पूरे मंथ का 8 सीसी का बिजनेस बन जाता है। बट 8 सीसी ना भी सही, टारगेट थोड़ा बड़ा रखोगे ना, 8 सीसी ना भी मिला 4 सीसी तो कर लोगे ना एटलीस्ट। बट अगर टारगेट ही हमारा 4 सीसी का जब रहता है ना, छोटा टारगेट जब आप रखते हो, तो आपकी कोशिश भी फिर थोड़ी ही होती है। ये मैं एग्जांपल भी आपको बताऊंगी, पर्सनली मैं अपनी एग्जांपल ही देती हूँ, किसी और की क्या देनी है। मुझे मेरे अपलाइन ने बोला था कि लास्ट ईयर की बात है, उन्होंने मुझे बोला था कि आपने ना इस मंथ में कोशिश करना कि 6 सीसी का बिजनेस करना आप, ठीक है, अगर सुपरवाइजर बनना है तो 6 सीसी का बिजनेस करना। अच्छा, अब मैंने कहा कि हाँ चलो इंशाल्लाह 6 सीसी तो कर ही लूंगी ना, इतनी क्या बड़ी बात है। 6 सीसी का बिजनेस फर्स्ट 10 डेज टोटली वेस्ट कर लिया, मैंने कहा 6 सीसीज हैं तो 20 डेज हैं, कर लूंगी। अच्छा, क्या नाम है, नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो गया एंड 11 से लेके 15 तक मैंने कहा चलो अब मैं वर्किंग स्टार्ट करती हूँ, वर्किंग अपनी शुरू की। उसके अंदर रिजेक्शंस आए काफ़ी ज़्यादा। अब जहाँ पे 6 सीसी का बिजनेस था, मैंने कहा चलो अभी 15 डेज हैं, 15 डेज में 3 लोगों का 2 सीसी तो डन करवा ही दूंगी ना। तो वो करते कराते मैं 20 तक पहुंच गई, अभी तक एक भी पर्सन ने 2 सीसी डन नहीं किया था। ठीक है, देन उसके बाद भी अपनी वर्किंग करते रहे, लेकिन लास्ट डेज में आपको पता है क्लोजिंग में कितना प्रेशर होता है आपके ऊपर, आप काम नहीं कर पाते क्योंकि आपकी टीम को आपने क्या करना होता है, अप्रोच करना होता है। तो वहां पे तो प्रेशर वैसे ही इतना ज्यादा हो जाता है कि आप क्लोजिंग अपनी पे तो ध्यान ही नहीं दे सकते, टीम की क्लोजिंग करवा लो, वही बड़ी बात होती है। तो अपना काम टोटली छूट गया और देखा तो पूरे मंथ के अंदर कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो टारगेट इस वजह से हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, जब हमारा टारगेट होगा कि भाई यार मैंने 4 सीसी करना है, 4 सीसी के पीछे हम लोग मेहनत नहीं करते, तो फिर क्या होता है, पूरा मंथ गुजर जाता है और लास्ट में हम सोचते हैं कि यार रिजल्ट नहीं आया, ये काम तो लगता है मैंने ऐसे ज्वाइन कर लिया, ये काम तो मेरे लिए था ही नहीं। बट वहां पे थोड़ी सी मिस्टेक अपनी भी तो हमें देखनी चाहिए ना, कि भी काम भी तो नहीं किया। सबको पता होता है कि मैंने काम नहीं किया, लेकिन मानता कोई भी नहीं है यहाँ पे। ओके, तो टारगेट थोड़ा सा 10 सीसी का रखोगे तो ज्यादा ना सही, वहां पे वो कहते हैं ना, रगड़ते रगड़ते कहीं तो पहुंच जाएंगे, 4 सीसी तो कर ही लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 सीसी के जो सामने में लिखा हुआ 4 सीसी फर्स्ट 10 डेज में हो गया, देन 2 सीसी एंड देन 2 सीसी, मतलब 8 सीसी का बिजनेस हो गया। अब 8 सीसी ना भी हुआ इस प्लानिंग के थ्रू, इन केस, जो कि हो सकता है, अगर ना भी हुआ तो ज्यादा ना सही 4 सीसी तो कर लोगे, 4 सीसी ना सही 2 सीसी तक तो पहुंचोगे ना एटलीस्ट। और जो लास्ट डेज होते हैं ना 21 से लेके 30 तक के, उसमें ना अपने लास्ट 2 पॉइंट्स पे गौर करना है कि हमने क्या करना होता है, अपने पेंडिंग पर्सन जो होते हैं उनके साथ ज्यादा कांटेक्ट में रहना होता है, मतलब जिन्होंने हमसे टाइम लिया होता है ना कि मैम हम 10 डेज में कर लेंगे, 20 डेज में कर लेंगे, उनके साथ कांटेक्ट करो, अपनी टीम के पर्सन भी और अपने खुद के पर्सन भी, उनके साथ कांटेक्ट करो, उनके सीनियर अप्रोचेस करवाओ, अपने सीनियर अप्लाइन से बात करवाओ, उनके पेरेंट्स से बात करो, क्योंकि पैसे किसने देने हैं, उनके पेरेंट्स ने देने हैं। ठीक है, तो उनके पेरेंट्स को ही टारगेट करते हैं ना, स्टूडेंट के ऊपर क्या इतना टाइम लगाया जा रहा है, उसको कन्विंस करने से कुछ नहीं होना, उसको एजुकेट करने से कुछ नहीं होना, अगर वो बंदा अपना डिसीजन ही नहीं ले सकता। डायरेक्ट डिसीजन टेकर को पकड़ो, उसके पेरेंट्स से बात करो, उसके बाबा हैं, उसके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, मदर हैं, जो भी हैं, उनसे डायरेक्टली बात करो, उनको प्लान समझाओ, उनको समझ आएगा तो हो सकता है जहां पे एक पर्सन आपके साथ 2 सीसी डन करा था, उसके भाई को प्लान पसंद आ जाए, वो कहे भी तुम छोड़ो मैं करता हूँ। अब जहाँ पे 18 साल का बच्चा आपको मिल रहा था, वहां पे अगर आपको 25 साल का एक पर्सन मिल रहा है तो बेहतर नहीं है कि 25 साल का एक मेच्योर पर्सन आपको मिलेगा, तो डेफिनेटली वो वर्क ज्यादा अच्छा करेगा। ठीक है, तो उनके उनसे पहले ही पूछ लिया करो, मार्केटिंग प्लान के टेस्ट के दौरान उनसे पूछा करो कि आपके घर में डिसीजंस कौन लेता है। कल को अगर आप ये बिजनेस ज्वाइन करते हो और आपके घर में से हमें किसी से बात करनी पड़ती है, तो आपका डिसीजन कौन लेगा, ये चीज आप मार्केटिंग प्लान में ही क्लियर कर लिया करो, ताकि फिर आपको टाइम ना लगे उस पर्सन को अप्रोच करने में, आप डायरेक्टली उसको अप्रोच करो आफ्टर 2 सीसी। ठीक है, इस तरह भी आप अपनी बहुत अच्छी क्लोजिंग करवा सकते हैं। लास्ट डेज में तो वैसे इतनी अर्जेंसी क्रिएट हुई होती है कि आप प्रेशर में ज्यादा अच्छा काम करते हो, ये पर्सनली मुझे ऐसे लगता है कि आप प्रेशर में ज्यादा अच्छा काम करते हो बजाय ये कि स्टार्टिंग के डेज में। अब ये छोटा सा एक रिमाइंडर था कि हर मंथ ना एक टारगेट रखा करो 20/80 रेशियो वाला। मेरी टीम में यहाँ पे मैं मोस्टली सब सब लीडर्स को बोलती होती हूँ, 80/20 रेशियो के ऊपर वर्किंग किया करो कि 80% अपनी डायरेक्ट पे फोकस किया करो हर मंथ, अपनी डायरेक्ट पे फोकस किया करो, अपनी डायरेक्ट ओपन किया करो हर मंथ में, और 20% फोकस किया करो अपने डाउनलाइंस के ऊपर जो कि आपकी टीम में काम कर रहे हैं। ठीक है, जो अच्छे से काम करे उन पे तो करना है, लेकिन जो नहीं करे उनको स्पेशली जाके पकड़ो, क्योंकि जिन्होंने करना वो तो कर ही लेंगे, आप नहीं भी पूछोगे, लेकिन जो नहीं करे उनको स्पेशली जा जाके पूछो भी क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनसे बात करो। डेली कॉन्फ्रेंस कॉल पे किसी ना एक दो पर्सन को लेके बात किया करो, आप उनके साथ कांटेक्ट में भी रहोगे और उनको भी लगेगा कि हाँ भी हमारे सीनियर अपलाइन हमें पूछते हैं। ठीक है, बट बात वही है कि अगर उनको
नहीं है पूछना आप लोगों से, और वो नहीं आप लोगों के पास आ रहे, तो उसमें मिस्टेक फिर डाउनलाइंस की भी आती है। बहुत सारे डाउनलाइंस ऐसे होते हैं वो कहते हैं हम क्यों पूछें। तो भाई फिर आपकी ईगो है, तो वो अपलाइन के पास तो पहले इतने ज्यादा पर्सन है, सीनियर के पास, उसके पास तो इतनी बड़ी टीम है, वो भी पर्सनली फिर आके कितनी दफा आपको बार बार पूछेगा जब तक आप खुद नहीं जा रहे हो। तो आपको खुद भी जाना पड़ेगा। प्यासा हमेशा कुएं के पास जाता है, कुआं खुद से उठ के आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, तो अपने डाउनलाइंस पे फोकस करो, उनको भी सेम प्लानिंग दो, हर मंथ उनको टारगेट दिया करो, एंड देन उनको पूछा करो कि भी आप इस टारगेट में पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे, और अगर नहीं पहुंचे तो क्या रीजन था। उनको थोड़ा डांट भी दिया करो, कोई मसला नहीं है। अगर डांटने से वो काम कर लेते हैं तो करो, लेकिन अगर प्यार से समझ जाते हैं तो वेल एंड गुड, आप प्यार से भी उनसे काम करवा सकते हो। बट एक चीज है, मानिक सर हमेशा एक चीज बोलते हैं कि जब तक लीडर इंस्पायर नहीं करेगा ना अपनी टीम को, लीडर खुद काम नहीं करेगा, टीम कभी भी एक्टिवली काम नहीं करती है, कभी भी काम नहीं करती। ठीक है, तो अपनी टीम से अगर काम करवाना है तो आपको खुद एक्टिव होना पड़ेगा, आपको खुद को फोर्स इसी का बिजनेस करना पड़ेगा। एटलीस्ट अपने डायरेक्ट पे 2 पर्सन को तो ज्वाइन आपने करवाना ही करवाना। ओके, आप अपनी डायरेक्ट ओपन करोगे, उनको सिखाओ। अब जब आप अपने पोस्टर्स लॉन्च करोगे ना, आपकी टीम जो होती है ना, उनको थोड़ी सी शर्म आती है कि यार मेरा लीडर तो काम कर रहा है, लगता है मैं ही नहीं कर रहा। तो कुछ ना कुछ तो उनको फील होगा, फिर आपको भी शर्मिंदगी नहीं होगी उनको कहते टाइम पे कि भी आप बिजनेस क्यों नहीं कर रहे, अगर आप खुद एक्टिव हो। लेकिन अगर आप खुद ही सोए हुए हो और आप टीम को बोल रहे हो काम कर लो काम कर लो काम कर लो, तो भाई वो कहेंगे तुम खुद तो काम कर लो पहले, जब तुम कर लोगे तो हम भी कर लेंगे। ठीक है, चाहे वो आपके मुंह पे ना बोलें लेकिन दिल में बोल देते हैं वो। ओके, तो जब तक आप खुद काम नहीं करते आपकी टीम कभी भी काम नहीं करती। देन उसके बाद क्या है कि जो आपकी टीम में हर मंथ न्यू एएस जो आते हैं ना, उनके साथ ना एक दफा पर्सनली खुद कांटेक्ट किया करो। मतलब जो भी मेन आपका टीम लीडर है ना, लाइक अगर मेरी टीम में कोई पर्सन आता है तो मेरी कोशिश होती है कि उस न्यू एएस से एक दफा मैं कॉल पे स्टार्टिंग मंथ में ही बात कर लूँ, ताकि मैं उससे थोड़ा सा बता दूं वर्किंग मॉड्यूल के बारे में, उसको पर्सनली बता देती हूँ, एंड टारगेट भी मैं उसको देती हूँ, एंड मैं उनको ये बोलती हूँ कि मैं 4cc का बिजनेस तो करना है, 4cc की प्लानिंग भी मैं उनको दे देती हूँ। एक बार जब मैं उनसे बात कर लूंगी, देन मैं उनको ये भी आप बोल दूंगी कि मैं आपको 15 डेज के बाद मैं कांटेक्ट करूंगी, देन मैंने आपसे पूछना है कि आपने क्या किया। तो पर्सन को भी होगा कि यार सीनियर अप्लाई ने टारगेट दिया तो कुछ तो करना है, नहीं तो इंसल्ट हो जाएगी। ठीक है, उनके साथ अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर लिया करो, ब्रॉडकास्ट में ऐड रखो उनको, उनको गुड नाइट गुड मॉर्निंग के मैसेजेस करो। ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, अप्रिसिएशन वगैरह होती हैं, कॉन्टेक्ट होता है, ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सुपरवाइजर की अगर बात हो रही है यहाँ पे, तो सुपरवाइजर के लिए क्या होता है ना, कि अगर फर्स्ट मंथ में आपने मान लें 4cc की प्लानिंग जो भी मैंने दी 8cc, उसमें अगर मैंने बोला ना 8cc का बिजनेस तो चले आपने कर लिया, ठीक है 8cc का बिजनेस तो हो गया। अब नेक्स्ट मंथ भी तो बाकी बिजनेस करना है पूरा, तो बाकी आपके पास ऑलमोस्ट समझ लीजिए रह जाता है बिजनेस 18cc का। ठीक है, 18cc का बिजनेस रह जाता है। अब 18cc आपने अपनी टीम को लेके चलना है उसके अंदर किस तरह से कि उनको भी 4cc का बोलो, कि आपने सेम प्लानिंग के ऊपर वर्किंग करनी है। मेक श्योर कि आपकी टीम भी 4cc का बिजनेस करे हर हाल में। वो अगर आपके पास क्या नाम है 4 लोग आए हैं ना लास्ट मंथ में, सपोज एग्जांपल के पे ना मैं इसी मंथ का नाम ले रही ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। नवंबर में मान लो आपने 8cc का बिजनेस किया, ठीक है 8cc का बिजनेस किया, मतलब 4 लोग आपकी टीम के अंदर आए हैं, आपकी अपनी बात कर रही हूँ, आपकी अपनी डायरेक्ट पे 4 लोग आए हैं, आपने क्या किया है इतना बिजनेस कर लिया है। अब नेक्स्ट मंथ में आपके पास टारगेट है 18cc का। ठीक है, आपकी टीम में 4 लोग वो आए हैं और साथ में आप हो, उनको भी अगर आप 4cc की प्लानिंग देते हो ना, और खुद भी आप 4cc का बिजनेस कर रहे हो, तो अब मुझे चैट बॉक्स में बताओ कितना बिजनेस बनता है। 4 लोग वो और एक आप, मतलब 5 लोग हो, 5 लोग अगर 4cc की प्लानिंग के ऊपर वर्किंग करे, कितना बिजनेस बनता है आपका। एग्जैक्टली 20cc का। ठीक है, 20cc का बिजनेस बनता है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, नवंबर के अंदर अगर आप अपनी 4 डायरेक्ट ओपन कर लेते हो ना, 8cc का बिजनेस कर लेते हो, तो अगले महीने ये 4 लोग भी आपके पास है, आप अकेले नहीं हो, अब आपके पास एक टीम आ गई है। योर टीम इज योर नेटवर्क, सॉरी नेटवर्थ। आपने इनको भी साथ लेके चलना है, इनको भी 4cc की सेम प्लानिंग देनी है। ठीक है, उनको टारगेट 8cc का ही दो, ताकि कहीं ना कहीं पहुंचते पहुंचते 4cc तक तो पहुंचेंगे ना वो। तो वहां पे क्या होगा, एक सेकेंड, तो अब वो लोग 4 वो हैं और एक आप हो, 5 लोग मिलके जब 4cc का बिजनेस करेंगे, ठीक है कोशिश करेंगे 8cc की, लेकिन 4cc तक पहुंच जाएंगे तो मतलब 20cc का बिजनेस। 20cc ये और लास्ट मंथ के 8cc, तो कितने सीसीस हो गए आपके, टोटल कितने हो गए, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं।
28 सीसी एग्जैक्टली। 28 सीसी का टारगेट आपका कंप्लीट हो गया, तो सुपरवाइजर कितने पे हिट होता है? 25 पे। तो क्वालिफाई हो गया आपका लेवल के नहीं हुआ? बिल्कुल। आपका 25 सीसी का बिजनेस होता है तो आप सुपरवाइजर बन जाते हो, बट यहाँ पे आपने 28 सीसी का बिजनेस कर लिया, तो मतलब आपका सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हो चुका है। बट एक ये फिफ्थ पॉइंट जो मैंने लिखा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अपनी एग्जांपल बताती हूँ। मुझे यहाँ पे वर्किंग करते हुए ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है, ठीक है। मैंने लास्ट ईयर अपने अक्टूबर में वर्किंग स्टार्ट की थी। मैं अपना थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ जर्नी को। लास्ट ईयर मैंने अक्टूबर में अपनी वर्किंग्स को स्टार्ट किया था, और मेरी 2 डायरेक्ट्स ओपन हुई थी, ठीक है। 2 डायरेक्ट्स मेरी अक्टूबर में स्टार्ट हुई, ओपन हुई, और उसी मंथ में मेरे ना फाइनल्स थे। देन मैंने उसके बाद इनएक्टिव हो गई थी, मैंने अपने एग्जाम्स देने की मैं बिजी हो गई। देन उसके बाद नवंबर में मैंने अपनी वर्किंग स्टार्ट की। तो नवंबर में मैंने 6 सीसीज का बिजनेस किया था। तो 6 सीसीज का बिजनेस किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम भी बहुत अच्छी थी, मेरी डाउनलाइन भी बहुत अच्छे जो कि वर्किंग कर रहे थे। तो मेरे सीनियर्स ने मुझे बोला था कि आप आराम से अपना ना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हो, और देन उन्होंने मुझे बताया कि विद इन 2 मंथ्स आपने करना होता है। तो मेरे ऊपर ना वो चीज़ बड़ी एक गिरी पहाड़ की तरह कि अच्छा 2 महीने के अंदर करना होता है। मुझे तो था जब 13 लोग आपकी टीम में आ गए आप सुपरवाइजर बन जाते हो। उन्होंने कहा ऐसे नहीं होता, आपको 2 मंथ्स के अंदर करना होता है एक्टिवली काम करके। तो मैं थोड़ा-सा हुई कि अच्छा ये चीज़ है, तो अब तो थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। टीम को भी बताया, उनको भी थोड़ा-सा समझाया कि भई ये टारगेट है, ऐसे अपने सीसीज़ वेस्ट मत कर लेना, आपके सीसीज़ वेस्ट हो जाते हैं। अगर आप एक्टिव नहीं होते हो, आपके 2 सीसी माइनस हो जाएगा, ठीक है? ये चीज़ भी आप अपने ज़हन में रखना। तो कोशिश करो 2 सीसी करने के बाद बैठ ना जाओ, अपना काम करो। एंड उसके बाद क्या है कि नवंबर में मेरी 6 सीसी का बिज़नेस हुआ, एंड देन अक्टूबर में मेरे सॉरी दिसंबर में मेरे पास ना टारगेट था ऑलमोस्ट, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितने का टारगेट था, बट मुझे था कि मैं कर लूंगी, हर हाल में मैं कर लूंगी, ठीक है। दिसंबर में मैंने 4 सीसी का बिजनेस किया, ठीक है। और मेरा सुपरवाइजर, आप या मुझे कोई पर्सन बता सकता है, कोई गेस कर सकता है मेरा सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई होते होते रह गया था कितने सीसी से? क्योंकि वहां मैं थोड़ा सा ना हो गई थी कि चलो टीम टीम काम कर रही है ना, तो टीम के साथ मिलके मेरा हो जाएगा, मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। एग्जैक्टली exactly, आपको तो पता है, मतलब मेरी टीम को पता है। 1 सीसी से मेरा सुपरवाइजर लेवल रह गया था, और मैं बहुत रोई थी। जहां पे पूरी दुनिया न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रही थी, मैं पूरी रात बैठ के रो रही थी कि 1 सीसी से मेरा क्या हुआ, सुपरवाइजर लेवल रह गया। मैं बहुत रोई थी। ख़ैर मुझे माय मैम ने भी बोला, मेरे सीनियर्स ने भी बोला कि ऐसा मैम आप कर लोगे अपनी टीम के साथ मिलके, 11 सीसी का टारगेट है, आप अपनी टीम के साथ मिलके कर लोगे। अच्छा मैंने कहा चलो ठीक है मैं कर लेती हूँ। तो एक इंडिया से सर थे, जिनका नाम नहीं याद, हाँ अयान सर थे। उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी कि मैम कभी भी अपनी टीम के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना कि आप सुपरवाइज़र बन जाओगे अगर ये बिज़नेस करेंगे। तो मैंने वो एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी। अब मैं जनवरी में मैंने अपना काम इतना नहीं किया, टीम के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस किया। मुझे था टीम काम कर लेगी तो मेरे 11 सीसी का बिज़नेस तो हो ही जाएगा, क्योंकि राइट नाउ मेरे पास 15 लोग हैं, ठीक है। लेकिन वही बात होगी, मैं टीम पे टोटली डिपेंडेंट हो गई, तो जनवरी में मेरा सुपरवाइज़र नहीं निकला। सिमिलरली फेब में भी मेरे साथ क्या हुआ कि बहुत कोशिश की, मेरा 3 सीसी से फिर से सुपरवाइज़र लेवल रह गया, ठीक है। देन अगले महीने थोड़े से जोश आया, मैंने कहा नहीं इस महीने तो सुपरवाइज़र लेवल क्वालिफ़ाई करना ही करना है। मैंने इतनी जी-जान लगा दी फेब के अंदर भी, कि मैंने उसी के अंदर प्लानिंग अपना करना शुरू की। मैंने कहा अब तो निकालना ही निकालना। वही चीज़ है ना, जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, अट्रैक्ट करते हो, तो कुछ ना कुछ तो अचीव कर लेते हो। फेब में नहीं निकला, लेकिन मार्च की 28 को आई थिंक सो, मार्च में मेरा सुपरवाइज़र लेवल हिट हुआ था। एंड मेरा हुआ था ऑलमोस्ट 26 सीसी से, ठीक है। तो मैंने सोचना शुरू कर दिया, मेरे ज़हन में बना लिया था कि अब तो सुपरवाइज़र मैं बन चुकी हूँ, अब बस लेवल से मैंने सुपरवाइज़र बनना है, ठीक है। और मुझे बहुत सारे पर्सन्स पूछते भी थे, मिस मैम अभी तक आपका सुपरवाइज़र ही नहीं हुआ। तो वो चीज़ बड़ी पिंच भी करती थी कि यार ये क्यों इन्होंने मुझे बोला। तो वो उसको थोड़ा-सा ईगो पे भी लिया कि भई अब तो करना है तो करना है, इनको करके दिखाना है, ठीक है। तो वो सुपरवाइज़र हो गया। अब इंशाल्लाह क्या नाम है, टीम को वो प्लानिंग देना अब शुरू की है, तब इतनी चीज़ें नहीं क्लियर थी, अब टीम को बताते हैं साथ-साथ, ताकि उनसे वो मिस्टेक्स ना हो जो हम लोगों ने की हैं। अब टीम ग्रो करेगी तो इंशाल्लाह उनके लेवल्स भी क्वालीफाई होंगे। जब आपकी टीम ग्रो करेगी तो डेफिनिटली आपके लेवल्स भी क्वालीफाई होते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी लाइन मैंने इसलिए लिखी थी, नेवर डिपेंड ऑन योर टीम फॉर योर लेवल्स। बाकी लास्ट में एक मेन चीज़ है, 4 सीसी इज़ अ की टू सक्सेस इन फॉरएवर लिविंग। ये चीज़ आपके बार-बार सीनियर्स आपको बोलते हैं, वो ऐसे ही नहीं आपको बोल रहे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरएवर के अंदर। जब आप सुपरवाइज़र बन जाओगे, आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि भी 4 सीसी की आदत बना लेना चाहिए था खुद को, ठीक है। 4 सीसी एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। आप जब 4 सीसी एक्टिव करना शुरू कर देते हैं, आपके लिए बिज़नेस ग्रो करना मुश्किल नहीं है। सिंपल सी बात है ना, देखो
अगर एक पर्सन आया है, उसने 4cc करके 2 डायरेक्ट्स ओपन किया, अगले महीने वो 3 लोग मिलकर काम करते, तीनों क्या करते, 4-4cc का बिजनेस करते हैं, मतलब 12 cc हो गए। ठीक है, उस महीने सुपरवाइजर नहीं भी निकलता तो 12cc का इस महीने बिजनेस निकाला है, तो उनकी टीम में 6 लोग और भी हैं, 6 लोग भी 4-4cc का बिजनेस करेंगे तो 24cc हो गए। तो मतलब उसका डायरेक्टली 30+ सीसीज के अंदर बिजनेस ग्रो करेगा और उसका सुपरवाइजर हिट हो जाएगा। देन उसके असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना बहुत आसान है, क्योंकि टीम को ऑलरेडी उसने आदत डाल दी 4cc की। तो उनको बताया ही ये करो कि मिनिमम बिजनेस ही 4cc का है, अगर नहीं करोगे तो डरा दिया करो, मैं तो डरा देती होती हूँ कि भी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, ये कह के आप उनको टारगेट दे दिया करो, होती नहीं है रिलैक्स, होती नहीं, बट मैं डरा देती हूँ अपनी मोस्टली डायरेक्ट से मेरी न्यू आती है, मैं उनको कहती हूँ 4cc का बिजनेस करोगे ना तो आप दोबारा से नोवस बन जाओगे, एंड क्या नाम है, उसके बाद दोबारा से आपको 2cc डन करना पड़ेगा, तो इतने पैसे कहाँ से दोबारा लेके आओगे। तो मैं थोड़ा सा उसको इस तरीके से डरा देती होती हूँ, तो पर्सन थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटी सी आज की प्लानिंग थी। आई होप सो कि सभी पर्सन को कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा, ज्यादा ना भी आया हो तो बस यही था। बाकी मैंने कोशिश की थी 40 मिनट्स के अंदर अंदर अपना वाइंड अप करूँ, ताकि दोबारा से मुझे मीटिंग ना लगानी पड़े, क्योंकि पर्सन को बहुत मुश्किल लगता है दोबारा से ज्वाइन करना। तो आई होप सो कि आपको प्लानिंग आज के समझ आई होगी। बाकी जो 15 डेज हमारे पास रह गए हैं, इसके अंदर हम लोगों ने अपना मैक्सिमम बिजनेस करना है। कोशिश करो कि टारगेट थोड़ा बड़ा रखो, ताकि आप कुछ ना कुछ अचीव कर जाओ। ठीक है, बेचारे ऐसे भी होते हैं जिनके एग्जाम ही 5-6 चलते रहते हैं, इन हालात में 2 मंथ्स कंसेक्टिव। देखो, हालात कभी भी हमारी मर्जी से नहीं चलते। ठीक है, सिचुएशंस मतलब प्रॉब्लम्स तो आपकी लाइफ में आती रहती है, कभी एग्जाम्स आते हैं, कभी फैमिली प्रॉब्लम आ जाती है, कभी आप बीमार हो जाते हैं, कभी कोई वेकेशन आ जाती है, कभी कोई इवेंट आ जाता है, तो हमें इन्हीं के साथ चलना है। ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन करियर भी तो है ना। करियर आज वही बात है, या तो 4 साल या 40 साल, या तो 40 साल मेहनत करके क्या नाम है बाद